नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और आज हम आपके सामने लेकर आए हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनकी जिंदगी के पहलुओं के बारे में जानेंगे। साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से आगे की उनकी चुनौतियां रही है। जी हाँ, आज हम किसी और से नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि, आप ही के क्षेत्र यानी कि रुद्रप्रयाग के विधायक, जिन्होंने लगातार दूसरी बार रुद्रप्रयाग की जनता का दिल जीत कर बीजेपी की सत्ता में वो काबिज हुए और उसके बाद उन्होंने जनता की भलाई को लेकर क्या क्या कुछ योजनाएं बनाई हैं, किस तरह के उनके प्लान है और जो विपक्षी उन्हें लगातार घेरते हैं उनको कैसे जवाब देते हैं, उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान भरत सिंह चौधरी का, जो हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए सर, शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप दूसरी बार रुद्रप्रयाग से जो है विधायक बने हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रुद्रप्रयाग की जनता का स्नेह है, उनका प्यार है कि दूसरी बार उन्होंने मुझे पहली बार से भी ज़्यादा वोट दे करके चुनाव जिताया है, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि मैं एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में पिछले 5 साल मैंने काम किया और इस 5 साल के लिए फिर से उन्होंने मुझे अपना एक पूर्णकालिक सेवक चुना है। तो जो भी मेरे सामने चुनौतियां हैं उनको मैं पूरी उनका सामना करूंगा और प्रयास करूंगा कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। सर, अगर अगले सवाल की मैं बात करूं तो आपको हिंदी, इंग्लिश और साथ ही संस्कृत भाषा में आपने महारत हासिल की है। देखिए, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। महारत, सच बात तो ये है कि महारत मुझे किसी भी भाषा में हासिल नहीं है। वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो ये बेशक थोड़ी थोड़ी सभी भाषाएं मैं पढ़ लिख लेता हूँ, लेकिन महारत मुझे किसी में भी हासिल नहीं है। लेकिन बावजूद इसके सर, आपने जो है पिछले ही साल 2022 में आपको संस्कृत भाषा समिति जो है, प्रोत्साहन समिति जो है, उसका सभापति नियुक्त किया था विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने, और उस समय आपने संस्कृत में ही शपथ ली थी। देखिए, मैंने दोनों बार संस्कृत में शपथ ली है। 2017 में मैं जब पहली बार चुन करके आया तब भी मैंने संस्कृत में शपथ ली और इस बार भी मैंने संस्कृत में शपथ ली। और ये बहुत ही सुखद संयोग था कि जब भी विधानसभा में मुझे बोलने का मौका मिला तो शायद स्वाभाविक तौर पर 1-2 संस्कृत के श्लोक मैंने उद्धृत किए और उसी बात को देखते हुए हमारी जो अध्यक्ष विधानसभा माननीय ऋतु खंडूरी जी हैं, उन्होंने मुझे संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष नामित किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले जो विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने भी मुझे सभापति नामित किया था, लेकिन वो आखिरी दिनों में था और क्योंकि आचार संहिता लग जाने के कारण कोई बैठक नहीं हो पाई, तो इसलिए ये बात किसी के संज्ञान में नहीं आ पाई। इसीलिए सर, इसी से जुड़ा क्योंकि मेरा सवाल था, आपको इस समिति का सभापति बनाया गया, आपने संस्कृत भाषा में शपथ भी ली, तो अब आपकी जो समिति है, इसकी जो समिति है, वो किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या काम उसने किए और आगे किस तरह के काम इस भाषा के प्रोत्साहन के लिए, उसके उत्थान के लिए आप करेंगे, क्या है? देखिए, जैसा आपकी भी जानकारी में है कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और उसके लिए बेशक उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा हासिल था, लेकिन उसकी नियमावली नहीं बनी थी। उसकी नियमावली बन करके अब तैयार है। 2-3 बैठकें हम इसकी कर चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो गुरुकुल कांगड़ी का हरिद्वार में है, उनके वीसी से और संस्कृत के जो मूर्धन्य विद्वान हैं उत्तराखंड के, उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। और अभी 29 तारीख को माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं माध्यमिक शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा अभी उनके पास है,
माननीय धन सिंह रावत जी, उनकी अध्यक्षता में जो सचिव हैं उनकी मौजूदगी में हमने बैठकें की और उन तमाम संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास किया जिससे हम संस्कृत भाषा को और प्रोत्साहन उत्तराखंड में दे सकें। और जो हमारे संस्कृत विद्यालय इस समय संचालित हो रहे हैं, और ये भी एक सुखद संयोग है कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम की स्थापना भी जो है हमारे उत्तराखंड प्रदेश में देवप्रयाग में हुई है। तो हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत को जो है, और अभी हम प्रत्येक विधानसभा में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना करने जा रहे हैं और उस संस्कृत ग्राम में हम एक ऐसा विद्यालय शुरू करेंगे जहाँ पे प्राइमरी से कम 10 बच्चे वहाँ पर उस गांव के हों जो एडमिशन लें और संस्कृत से उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो। इस तरह का हमारा प्रयास है। ये बहुत अच्छी पहल आप करने जा रहे हैं बच्चों के लिए और संस्कृत के उत्थान के लिए, भाषा के उत्थान के लिए। अगला सवाल सर, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन 2 जिलों से, इन 2 जगहों से हमेशा से सैन्य स्कूलों की मांग की गई है जो यहाँ नहीं है। आपके क्षेत्र से भी मांग हुई, तो आपकी ये मांग कहाँ तक पहुंची? देखिए, सैन्य स्कूल का जहाँ तक प्रश्न है, सैनिक स्कूल अभी तक पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है। पहली बार उत्तराखंड राज्य को 2 सैनिक स्कूलों की सौगात मिली थी, जो हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के बड़मा में सैनिक स्कूल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन तत्कालीन जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो उसको विषय को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए और कुछ जो उनके मंशा थी वो भी बहुत ईमानदारी से उस विद्यालय की स्थापना करने की नहीं थी, ऐसा मैं आज कह सकता हूँ, जिसकी वजह से वो काम निरंतर पीछे जाता रहा और आज ये स्थिति हो गई है। अभी मैं पिछले महीने केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से मिल करके आया। मैंने उनसे गुहार लगाई कि थोड़ा सा नियमों में ढील देते हुए उत्तराखंड का जो दूसरा सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रुद्रप्रयाग में होनी है उसके लिए एक स्पेशल पैकेज जो है वो केंद्र सरकार हमको दे, और अगर स्पेशल पैकेज संभव न हो तो हमारी भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियां हैं उनके CSR फंड से जो है हमको आर्थिक सहायता मिले ताकि हम वहाँ पे सैनिक स्कूल की स्थापना कर सकें। लगभग 350 करोड़ का उसका DPR बन करके तैयार है। कार्यदायी संस्था जो है उत्तराखंड पेयजल अवस्थापना विकास निगम को बनाया गया है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्रोत से अगर फंड्स हमको मिल जाए तो उसका हम कार्य प्रारंभ करवाएं, क्योंकि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है इस बीच में कि जो सैनिक स्कूल हैं उनका संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। लेकिन क्योंकि रुद्रप्रयाग जैसी जगह में इस तरह की कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्राइवेट संस्था का हो, उस बात की संभावना नहीं है। तो इस बात को देखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी अनुदान से ही ये विद्यालय बने। और लगातार इसकी मांग की भी जा रही थी। हमने देखा है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो भारत भूमि की रक्षा के लिए बिल्कुल जाते हैं। हमारे प्रदेश में उम्मीद लोगों की ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल, प्रदेश में पहले से घोड़ाखाल में एक सैनिक स्कूल संचालित है और उसी की तर्ज पे दूसरा सैनिक स्कूल बड़मा में स्थापित हो, इस बात के लिए हम और हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। चलिए, अब सर रुद्रप्रयाग जिला आस्था का केंद्र, वैसे तो देवभूमि ही है, पूरी आस्था का केंद्र, लेकिन रुद्रप्रयाग का जब भी जिक्र होता है तो केदारनाथ धाम का ही मुख्य पड़ाव है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव है और यही वजह है कि केदारनाथ में हम देख रहे हैं कि कायाकल्प हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। तो क्या उसी तरह की चीजें कुछ रुद्रप्रयाग जो मुख्य पड़ाव है, जहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें दुरुस्त नहीं है,
लोगों की शिकायतें हैं, तो क्या कुछ विकास वहाँ इस तरह का हो रहा है, क्योंकि मुख्य पड़ाव बहुत जरूरी हो जाता है। शायद किसी ने बहुत पहले आपसे ये बात कही हो। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑल वेदर रोड है वो बन करके लगभग तैयार है, और रुद्रप्रयाग में जो मेन मार्केट में जाम की समस्या थी उससे निजात पाने के लिए 900 मीटर की सुरंग जो टनल है वो रुद्रप्रयाग में उसका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और 153 करोड़ की लागत से ये टनल 1.5 साल के अंदर 18 महीने के अंदर बनकर के तैयार होगी। और जो थोड़ी बहुत समस्या रुद्रप्रयाग मेन मार्केट में जाम की होती थी उससे भी हमको मुक्ति मिलेगी, और केदारनाथ के लिए भी हमारा जो ऑल वेदर का हाईवे है वो बन करके तैयार है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए 900 मीटर टनल के अतिरिक्त एक लगभग 150 मीटर स्पान का जो है मोटर पुल अलकनंदा नदी पे, उस पर भी कार्य प्रगति पर है। लेकिन कई बार क्या, मैं पिछले साल की बात करूंगी यात्रा की, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम आते हैं, तो हमने वहाँ पे कई अव्यवस्थाएं देखी थी। उन समस्याओं के लिए आप क्या कहेंगे? 2 साल कोविड की वजह से यात्रा नहीं चल पाई, और उसके बाद 2 साल से जो यात्री रुके पड़े थे वो इतनी मात्रा में, इतने संख्या में आए कि उसकी अपेक्षा न तो शासन को थी न प्रशासन को थी। ऑल टाइम रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं 2022 की यात्रा में, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही इस बात का इल्म हुआ कि इस बार यात्री बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, पूरा प्रशासन और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी पूरा फोकस रहा, और अगर 2-4 दिन जब पीक सीजन होता है उसको छोड़ दें तो बाकी की यात्रा बहुत अच्छे से रेगुलेट हुई है। क्योंकि सर आपने विकास की बात की, आपने कहा कि टनल बनकर तैयार है रुद्रप्रयाग में, अभी मतलब उसे समय लगेगा 18 महीने, वो प्रोसेस में है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, वो चल रहा है काम। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उत्तराखंड का जब भी जिक्र होता है तो 30% हिस्सा जो है वो मैदान है, 70% पहाड़ आपका आता है। आपको लगता है 2003 को हम थोड़ा देखें, वर्णावत पर्वत, उसके बाद 2013 केदारनाथ आपदा, और अब हम देख रहे हैं 2023 जोशीमठ। तो क्या पहाड़ इस तरह का विकास चाहता था? आपकी नजर में पहाड़ के विकास को कैसे परिभाषित? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि 2013 की आपदा की अगर हम बात करें तो नदी अपने जो उसका रिवर बेड है उसी में थी, और जो लोग अनधिकृत तौर पे मैं कहूँगा, या आप ये कह सकते हैं कि नाहक उन्होंने नदी की ज़मीनें जो कब्जा ली थी, उन्हीं को जो है उस मोटे तौर पे उस त्रासदी का खामियाजा भुगतना पड़ा। बेशक केदारनाथ में जो आपदा आई है वो पूरी तरह से एक नैसर्गिक आपदा थी, उसका विकास जैसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। जोशीमठ का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों ने बहुत ही अनियंत्रित जो वहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, और ख़ास तौर पे भवन निर्माण जो हुए हैं, उसको कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जिस ज़मीन पे वो भवन बन रहे हैं उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता का कभी आकलन नहीं किया गया, उसका कभी किसी वैज्ञानिक पद्धति से उसको एग्जामिन नहीं किया गया, और उसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सबक है, हमारी सरकारों के लिए भी सबक है कि भविष्य में विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी और पारिस्थितिकी जो है उसका भी संतुलन बनाया जा सके, और उसी आधार पर विकास के कार्य। सर आपने कहा कि पिछली सरकारें जो हैं उन्होंने अनियंत्रित विकास किया था, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो उसका खामियाजा जनता भुगत हुई। लेकिन पिछले 5 साल की बात करूं और अभी की बात करूं
तो सत्ता में बीजेपी है, तो क्या इस पर नहीं ध्यान जाना चाहिए? देखिए, इसमें सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। जो एक परिपाटी इस राज्य में स्थापित हो चुकी थी और पिछले 5 साल में बहुत कुछ जोशीमठ में हुआ, ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि जोशीमठ का जो विकास है वो तो लगभग 8-10 साल पहले ही वहाँ पे सैचुरेशन आ गया था। आप जितने बड़े होटल या जितने भी आज जिन निर्माणों को डिसमेंटल करने की बात हो रही है, अगर आप उनको देखें तो उनमें से कोई भी पिछले 5 साल में नहीं बना है। सब 15 साल 20 साल पहले वो बन करके वो तैयार हो चुके। तो इसलिए किसी एक सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हो सकता है ठीक हो, लेकिन अगर हम एक निष्पक्ष आकलन करें तो उसके लिए कमोबेश सभी लोग जिम्मेदार हैं, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी वहाँ पे झोंक दी, एक बार उनको भी इस बात को समझना चाहिए था कि ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही है अनियंत्रित विकास की, उससे अपने को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। चमोली और रुद्रप्रयाग इन दोनों ही क्षेत्रों से 5 सीटें रही हैं, जिनमें से 4 सीटें बीजेपी की खाते हैं। लगातार दूसरी बार आपको जनता ने विश्वास के साथ चुना, लेकिन चारों विधायकों से की बात करूं या फिर मैं आपके ही लिए इस बात का जिक्र करूं, क्योंकि लगातार लंबे समय से मांग की जा रही है, किसी को मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह नहीं मिली। देखिए, मंत्री बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है। वो बेहतर जानते हैं कि प्रदेश को चलाने के लिए किस तरह का मंत्रिमंडल होना चाहिए, किस तरह का उसमें संतुलन होना चाहिए। बेशक क्षेत्रीय संतुलन की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से चमोली और रुद्रप्रयाग के लोगों की मांग रही है, और लोग ये अपेक्षा रखते थे कि पिछले 5 सालों में भी अगर सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो इस बार निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद हो सकता है जनता की इस तरह की आकांक्षा हो, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मैं इन बातों को बेहतर समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी इस पे निश्चित रूप से विचार कर रही होगी और राज्य हित में जो उचित समझेंगे वो निर्णय लेंगे। चलिए, क्योंकि सर एक और सवाल, दूसरी बार विधायक रहे हैं आप, और इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे बतौर विधायक आपकी क्या योजना है, आपके क्या प्लान्स हैं, आप किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? देखिए, पिछला जो मेरा कार्यकाल था वो पूरी तरह से सड़क की कनेक्टिविटी के लिए समर्पित था, शिक्षा के लिए समर्पित था। मैंने अपने विधायक निधि का 52% से ज़्यादा हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया। लगभग जहाँ तक सड़क कनेक्टिविटी का सवाल है, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं सैचुरेशन की स्थिति में हूँ। अगर अपवाद स्वरूप 1-2 गाँवों को छोड़ दिया जाए तो मेरे सभी गांव जो है वो सड़क मार्ग से कनेक्ट हो चुके हैं, और बेशक कुछ गांवों में मल्टीपल कनेक्टिविटी की मांग है, उसको भी समय के साथ पूरा कर लिया जाएगा। इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पेयजल पे मेरा विशेष फोकस है, और शायद आपकी जानकारी में हो कि एक मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कर ली है। उसका कार्य वहाँ पर तेजी से चल रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से 4 जो है ड्रिंकिंग वाटर की लिफ्ट स्कीम, बड़ी जो स्कीम्स हैं वो चल रही हैं, और 200 करोड़ की लागत से जो छोटी योजनाएं हैं ग्रेविटी की, उन पे इस समय काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने जियाट्रिक वार्ड की स्थापना कर दी, ब्लड बैंक की स्थापना कर दी, 3 डायलिसिस मशीनें हमारी संचालित हैं, 2 बहुत जल्दी जो है वहाँ पे इंस्टॉल होने वाली हैं, जिनको कि हम हंस फाउंडेशन की मदद से चला रहे हैं,
और CSR फंड से हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से उनको हासिल किया था। उसके अलावा 1700 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संचालित है। कार्डियक यूनिट हमने स्थापित कर ली है। बहुत जल्दी नेको एंड पिको वार्ड जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्थापित होने वाले हैं। और CT स्कैन और MRI भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर हमारी जो है रुद्रप्रयाग में इंस्टॉल हो जाएंगी। लेप्रोस्कोपिक मशीन जो दूरबीन विधि से ऑपरेशन की होती है, वो मैंने अपने पिछले कार्यकाल में अपनी विधायक निधि से वहाँ पर स्थापित कर ली थी। मैं मानता हूँ कि इसके बावजूद भी लोगों की शिकायतें रहती हैं। लोग चाहते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं वो हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हों, और अच्छी बात है अगर लोग ये चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। धीरे धीरे हम उस दिशा में अग्रसर हैं, और मैं समझता हूँ कि पर्वतीय जिलों में रुद्रप्रयाग ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति की है, और आगे भी हमारी बहुत अच्छी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के। सर, एक सवाल और मेरा, कि रुद्रप्रयाग का हमने जिक्र किया था, लगातार हम देख रहे हैं कि जोशीमठ हो, रुद्रप्रयाग हो, कर्णप्रयाग हो, इन जगहों पे कई गांव ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें आ रही। रुद्रप्रयाग में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दरारें के अलावा मेरे स्वयं अपने जो मेरी ग्राम पंचायत है उसका एक गांव है मरोड़ा, रेवेन्यू विलेज है, करीब 40 परिवार उसमें हैं। वो पूरी तरह से वो गांव ध्वस्त हो चुका है, उनको पुनर्वासित किया जा चुका है। 22 करोड़ के लगभग उनको जो है उनका जो मुआवजा है वो अवार्ड किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उस लोकेलिटी के घर है उनमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो रेल लाइन का है वो टनल के माध्यम से बन रहा है, और टनल में बहुत हाई इंटेंसिटी के ब्लास्ट भी हो रहे हैं। हालांकि कई बार हमने RVNL के अधिकारियों से बात की, और जो सेस्मोग्राफिक मेजरमेंट उसका है, तो वो कहते हैं कि जो अनुमन्य सीमा है उसके अंदर ही वो ब्लास्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सच है कि घरों में जो है वो ख़ासतौर पे टनल के आसपास के जो घर हैं उनमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन निरंतर उन पे नज़र बनाए हुए है, और कोई भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए RVNL समुचित मुआवजा दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी, जिन्होंने बेबाक तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। किस तरह से विपक्ष को भी उन्होंने अपना जवाब दिया, ये आपने सुना। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।